Hello student, once again I welcome to all of you in this channel Maths Vihar। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर में अभी तक हमने कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किए हैं। आज हम उसमें और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब हम इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, तो एक्चुअली में इनका डिफरेंस क्या है, ऐसा इनमें क्या चेंज आ जाता है जिससे वो स्ट्रिक्टली ना रह के सिर्फ इंक्रीजिंग रह जाता है। तो देखिए, मैं आपके सामने दो ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। एक तो हमारा ये फंक्शन है और एक हमारा इस टाइप का एक फंक्शन है। आप देख सकते हैं इस फंक्शन को कि ये अपना पैटर्न बदल नहीं रहा है, ये अपना पैटर्न बदल नहीं रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इंक्रीज होने की, ऑफ कोर्स इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यू कैन से दैट ये हाइट गेन कर रहा है। तो ये अपना जो रेट है इंक्रीज होने का या इसका जो पैटर्न है इंक्रीज होने का, वो मेंटेन किए हुए है, वो चेंज नहीं कर रहा है। इसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखिए, तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न चेंज नहीं कर रहा है, अपने फ्लो में जा रहा है, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। अब इस फंक्शन को देखिए, ये यहाँ तक इसने अपना पैटर्न फॉलो किया इस पॉइंट तक, लेकिन इसके बाद ऑफ कोर्स स्टिल इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन अपना पैटर्न जो फ्लो था इसका वो चेंज हो गया। अब उस फ्लो से ये नहीं बढ़ रहा है, तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि उस फ्लो में नहीं है ये, तो ये हो जाता है सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज ओनली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो है क्योंकि ये हाइट तो बराबर गेन कर ही रहा है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो ग्राफ हमारे सामने है, तो हमें ग्राफ से शो हो गया कि इसका पैटर्न नहीं है, इसका है ना, तो हमने बोल दिया। लेकिन अगर ग्राफ सामने ना हो तो कोई और मेथड, तो उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिक्स क्या कहती है? मैथमेटिक्स ये कहती है कि आप इस फंक्शन के, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर, यानी कि हर एक पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट पॉसिबल है एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स। ये जो एंड पॉइंट है ना इनको छोड़ के, एंड पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। आप कैसे भी ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। इसीलिए जब भी बात डिफरेंशिएबिलिटी की कही जाती है तो एंड पॉइंट छोड़ दिए जाते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये इंटरवल ए है, ए इंटरवल अगर बी है, तो आप ये कहेंगे कि सर इट इज़, सबसे पहली बात तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा वी, फंक्शन ये जो है ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। लेकिन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ए टू बी, ये कैसा है, ये डिफरेंशिएबल है। जब हम बात डिफरेंशिएबिलिटी की करेंगे तो हमें एंड पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एंड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हो जाता है कि जहाँ पर टेंजेंट यूनिक नहीं रहती है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ दैट कर्व देयर इज ओनली एन यूनिक टेंजेंट इज पॉसिबल। मतलब इस कर्व के हर एक पॉइंट पर आप एक यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। सो इट इज़ डिफरेंशिएबल। तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हों, कंटिन्यूस हो रहा हो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, डिफरेंशिएबल हो रहा हो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, और उसके बाद
इफ़ x1 इज़ लेस देन x2, इससे इम्प्लाइज ये हो जाए कि fx1 इज़ लेस देन fx2, देन इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। अब अगर x1 इज़ लेस देन x2 है, लेकिन इम्प्लाइज ये हो जाए कि जो fx1 है वो ग्रेटर देन fx2 है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसमें आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बात दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं कि आप इस फंक्शन के, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस से हमेशा एक्यूट एंगल फॉर्म करेगी। तो अगर एक्यूट एंगल फॉर्म करेगी, अगर ये थीटा एक्यूट है तो इसकी टेन वो पॉजिटिव हो जाएगी, और टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, कैलकुलस में उसको हम बोलते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो अगर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। मैं यहीं लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और इधर पे इसके लिए एफ डैश एक्स जो है आपका वो लेस देन ज़ीरो रहेगा। देखिए ये वाली अप्रोच अलग है, ठीक है, ये विदाउट डिफ्रेंशिएशन आप चेक करते हैं, और ये वाली जो अप्रोच है वो डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड है, आप डिफ्रेंशिएशन करके करते हैं। ज़्यादातर हम इस अप्रोच को ही फॉलो करते हैं, डिफ्रेंशिएशन से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एफ डैश एक्स कहीं अगर ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर ज़ीरो हो जाए हमारा, तो फिर वो वहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। तो x की जिस वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स ज़ीरो होगा आपका, मतलब जिस पॉइंट पर एफ डैश एक्स ज़ीरो होगा वो पॉइंट अगर आप इंक्रीजिंग बोलेंगे तो उसमें तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, सिंपल इंक्रीजिंग अगर आप बोलेंगे तो उसमें तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे तो ये वाला पॉइंट फिर उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। तो इस पॉइंट पर आप स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जब आप स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ करेंगे तो आप x की वो वैल्यू निकाल देंगे जिनके लिए एफ डैश एक्स ज़ीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन यू आर यूजिंग स्ट्रिक्टली वर्ड वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, you have to remove that value of x for which f dash x equals to 0। आपको x की वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने आंसर में से जिसके लिए f dash x 0 देता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी। तो अभी हमने ये देखा था, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व था। तो यहाँ पर क्या खासियत थी, पहली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, इस वजह से इसके हर एक पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, मतलब इट इज़ डिफरेंशिएबल इन होल ओपन इंटरवल a टू b, इट इज़ डिफरेंशिएबल। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है जैसा कि हमने अभी देखा है। तो मैथमेटिक्स कैसे पता कर लेगी, कैलकुलस कैसे पता करेगी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, विदाउट ग्राफ, है ना। तो देखिए अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जिस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारा a है और यहाँ पे हमारा b है, तो आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल में a टू b फंक्शन स्टिल इंक्रीजिंग, बट इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिकॉज देयर इज़ अ पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको दिख रहा होगा ये एक कॉर्नर पॉइंट है, आप कह सकते हैं ये एक कॉर्नर पॉइंट है, और इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट नहीं है, मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है देन इट कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज ओनली इंक्रीजिंग, राइट। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन तो यही बनती है,
अब ये वाला जो केस है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़े हायर लेवल की हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको आपके सिलेबस में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं आपको सिंपली बता दूं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में शायद ही आए। अगर आएंगे तो आपको देखिए कैसे होगा, इस पॉइंट पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। डिफरेंशियबिलिटी चेक करके आप पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट की पहचान कैसे होगी बताइए। इस पॉइंट की पहचान होगी, फंक्शन अपनी डेफिनेशन को बदलेगा इस पॉइंट पर। देखिए यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की डेफिनेशन कुछ अलग रहेगी और यहाँ पर उसकी डेफिनेशन कुछ अलग हो जाएगी। और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर जब हम कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि फंक्शन जहाँ पर अपनी डेफिनेशन चेंज करता है उस पॉइंट पर एक डाउट क्रिएट होता है उसकी डिफरेंशियबिलिटी को लेके, तो उस पॉइंट पर उसकी डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी पड़ती है। तो आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे चेक करेंगे। अब बात ये हो रही है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में नहीं मिलने वाली। आपके सिलेबस में इस टाइप की ही प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं, लेकिन एक केस शामिल रहेगा, ये वाला। फंक्शन आपको कुछ इस तरह से दे रखे होंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर शामिल की गई है कि ऐसी वैल्यू भी वहाँ पे होंगी इंटरवल्स में आपको दिखेंगी जहाँ पर f' आपका 0 हो रहा होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस करते टाइम आपको फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना है। आपको x की वो वैल्यू निकालनी है, वो पॉइंट कंसीडर करने हैं जहाँ पर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मतलब f' 0 है। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है मेन, ये आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको ऐसा ही मिलेगा, सिर्फ एक केस ये शामिल रहेगा, इसकी पहचान करनी है और ये आपका चैप्टर हो जाएगा, राइट। चलिए अब इन्हीं चीज़ों को हम बढ़िया 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनसे एकदम से क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें आपकी। Now today we are going to solve 2 interesting example of your NCERT. First is fx equals to sin 3x. 0 is less than equals to x is less than equals to pi by 2. This is a function given to us and this is the interval in which x is lying. तो हमें इस इंटरवल में ये पता करना है कि इस इंटरवल के किस पोर्शन में इट इज़ इंक्रीजिंग और किस पोर्शन में इट इज़ डिक्रीजिंग। ऑफकोर्स इन्होंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहा है, बट हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के भी इंटरवल पता करेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी इंटरवल पता करेंगे। एकदम से कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपके लिए, एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थकना नहीं, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको आप देखें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है थोड़ी टिपिकल चीज़ें आती हैं तो अरे हमारा मन हट जाता है कि अरे यार ये कौन ध्यान लगाए इतना, नहीं, उसको बीच में छोड़ना मत, कॉन्फिडेंस बनाए रखना। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको 3 मेथड से बताऊंगा। सबसे पहला तो मैं यही करता हूँ कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मुझे मिलेगा, देखिए इसको मैं x बोलूँगा तो sin x का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा cos x। अब मैं 3x का फिर से करूँगा डिफ्रेंशिएशन तो मुझे 3 मिलेगा, तो मतलब f' आ गया मेरा 3 cos 3x। अब मैं सिंपली ये पता करने वाला हूँ कि कहाँ पर ये f' पॉजिटिव है और कहाँ पर ये नेगेटिव है। तो इसका पॉजिटिव होना या इसका नेगेटिव होना वो डिपेंड कर रहा है इस cos पर, ठीक है। अगर cos पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर cos नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन cos का पॉजिटिव या नेगेटिव होना डिपेंड करता है उसके एंगल पर, ठीक है। अब उसका एंगल है 3x, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसका एंगल कहाँ लाई करता है, किस इंटरवल में लाई करता है, तो वो हम इससे देखेंगे। देखिए 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2 ये हमें गिवन है। 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 3x लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। अब अगर मैं इस 3x को थीटा बोल दूँ, इसका एंगल बोल दूँ, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। तो ये जो हमारा थीटा है ये 0 से लेके 3 पाई बाई 2 तक जा रहा है। अब देखिए ज़रा एक आइडिया लगाना है, 0 से लेके 3 पाई बाई 2,
मतलब ये जो इसकी जर्नी है, इसमें ये फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट तीनों में ट्रेवल कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, मीन्स 0 to π/2 अगर ये रहेगा, तो इस एंगल की कॉस हमें पॉजिटिव मिलने वाली है। ठीक है, तो पहला केस तो हम यही बनाएंगे, 0 < थीटा < π/2। तो अगर थीटा 0 to π/2 रहेगा तो इसकी कॉस पॉजिटिव रहेगी, तो हमारा जो f' है वो कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। अभी मैं इसको <0, पॉजिटिव को <0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या f' इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है? बताइए। अगर मैं थीटा को π/2 रख दूँ, देखिए थीटा π/2 ले सकता है, तो अगर मैं थीटा को π/2 रख दूंगा तो ये मेरा इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। तो अगर π/2 इसमें शामिल है थीटा के लिए, तो यहाँ मुझे इक्वल्स टू 0 भी कहना पड़ेगा, राइट। तो पहली बात तो ये हो गई। और जब f' इक्वल्स टू 0 शामिल हो जाता है, ध्यान रखिए, जब f' <0 होता है तो इसका मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। द फंक्शन which is in front of us, that will be strictly increasing if f' is greater than 0। लेकिन अगर इसमें इक्वल्स टू 0 की भी संभावना बन जाती है, पॉसिबिलिटी इक्वल्स टू 0 आने की भी हो जाती है। अगर मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ और इसमें f' 0 भी ले रहा है, तो अगर f' ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का केस बन जाता है, नाउ वी कैन नॉट से दिस फंक्शन that it is strictly increasing, we will say it is increasing, right। अगर f' इक्वल्स टू 0 भी आ सकता है तो हम उसको इस इंटरवल में इंक्रीजिंग बोलेंगे, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। सेकंड, देखिए ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एवरीवेयर, साइन फंक्शन जो है आपका वो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है ना। तो इसमें सिर्फ एक केस बन सकता है कि f' इक्वल्स टू 0 भी आ सकता है, आपको इसको सिलेक्ट करके बाहर करना है। तो अब हम 0 to π/2 चेक कर लिए। अब हम चलते हैं π/2 से लेके, देखिए π/2 से पाई तक जाएं, इधर ये नेगेटिव देगा कॉस, इधर भी नेगेटिव देगा, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं π/2 से 3π/2 तक, राइट। तो जब आप π/2 से 3π/2 तक जाते हैं तो f' आपका कैसा हो जाता है, कॉस आपको नेगेटिव देने वाला है, तो f' आपको कैसा देगा, नेगेटिव देगा। इक्वल्स टू 0 ऑफ कोर्स दैट विल बी इंक्लूडेड, क्यों, क्योंकि π/2 थीटा π/2 भी ले सकता है और थीटा 3π/2 भी ले सकता है, और ये इसकी वजह से आया, यहाँ पे π/2 शामिल किया गया था तो 3π/2 भी शामिल है और π/2 भी शामिल है। तो वंस अगेन f' इज लेस देन 0 बट इट कैन बी 0, इट कैन बी इक्वल्स टू 0, सो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, राइट। अगर थीटा 0 to π/2 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमारा आंसर ये आया थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये हमारा इंक्रीजिंग है, और अगर हमारा थीटा बिलोंग करता है π/2 to 3π/2, तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये है डिक्रीजिंग। वंस अगेन आई रिपीट, हमने इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं बोला, क्योंकि f' इक्वल्स टू 0 भी इसमें शामिल है। सिमिलरली f' इक्वल्स टू 0 इसमें भी शामिल है, इस इंटरवल में भी, तो हमने इसको सिंपली डिक्रीजिंग बोला, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, अभी हमारा आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इंटरवल हमें x के लिए फाइंड करना था, और ये जो इंटरवल हमने फाइंड किए ये हमने थीटा के लिए फाइंड किए।
तो इस आंसर को जब हम x में दे देंगे तब हमारा आंसर फाइनल होगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये इसीलिए लिखा ताकि आपको मैं ये क्लियर समझा सकूं। तो अगर हमारा थीटा 0 to π/2 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसी इंटरवल को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0 <= थीटा <= π/2। आप यहाँ से देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। तो ये इंटरवल ने हमें इंक्रीजिंग दिया था। अब हमें ये पता करना है कि अगर थीटा 0 to π/2 है तो x कहाँ से कहाँ तक है। पहले तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा क्या था हमारा 3x <= π/2। इसको 3 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू 0 to π/6 है, तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। ठीक है, फिर इसको देखो π/2 <= थीटा <= 3π/2। तो मैं फिर से थीटा को क्या रख दूँ 3x 3π/2। 3 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा π/6 <= x <= π/2। तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू π/6 to π/2। तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग, राइट। तो ये तो क्वेश्चन था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें x के इंटरवल फाइंड करने थे, तो हमने फाइंड कर लिए। देखिए 0 to π/2 पूरा आपने स्टडी कर लिया। अब अगर यही क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमसे इंटरवल फाइंड करने के लिए कहता तो हम क्या करते। सिंपल सी बात है, हम ये देखते हैं कि f' ये तो ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल हमें फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें सिंपली इतना देखना है कि f' 0 कहाँ हो रहा है। तो अगर थीटा π/2 है तो f' हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम π/2 को हटा देंगे, राइट। 0 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, और 0 to π/2 में सिर्फ π/2 ही 0 दे रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ तो वंस अगेन थीटा π/2 हटा देंगे आप। ऑफकोर्स 3π/2 भी आपको हटाना पड़ेगा। तो व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंटरवल कुछ इस तरह से आएंगे कि इस इंटरवल ने हमें x क्या दिया, हमें दिया π/6 to π/2, राइट। तो यहाँ पर ये इस इंटरवल ने हमें ये दिया है ना 0 to π/6। तो देखिए हमें यहाँ पे π/2 निकाल देते, ये निकल जाता है ऐसे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब ये बन जाएगा, अब ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने π/2 3π/2 हटा दिए, तो ये इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से बन जाती। ये तब है जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड कर रहे हैं, राइट। ये हटा देते आप, तो ये दोनों आपके ओपन इंटरवल हो जाते। तो ये आपका हो जाता अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। सो फाइनली हमारे चारों आंसर आ चुके हैं। अब हम उन आंसर्स को एक बार एक साथ लिख दें। सबसे पहले हम स्ट्रिक्टली पहले इंक्रीजिंग के इंटरवल लिख देते हैं। तो इंक्रीजिंग के इंटरवल आए थे हमारे 0 to π/6 दोनों क्लोज्ड, और डिक्रीजिंग ये आया हमारा इंक्रीजिंग के लिए, राइट, इट इज़ इंक्रीजिंग। और दूसरा इंटरवल हमारा आया था π/6 to π/2, ये भी दोनों क्लोज्ड, तो ये आया था डिक्रीजिंग। अब हम स्ट्रिक्टली की बात करें तो स्ट्रिक्टली का इंटरवल ये रखा हुआ है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसका इंटरवल ये रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप दिस मेथड इज़ वेरी क्लियर फॉर यू। अब हम इसी को, ये हमारा पहला मेथड हुआ, अब हम इसी को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 मेथड आपके होते हैं, तीनों आपको आने चाहिए। किसी क्वेश्चन में कोई सा मेथड सिंपल हो सकता है और एप्लीकेबल हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना होगा कि हम किस क्वेश्चन को किस मेथड से करें, है ना। ज़रूरी नहीं है कि तीनों मेथड किसी क्वेश्चन में इजी हो, उसमें कोई एक मेथड सिंपल पड़ेगा, बाकी टिपिकल पड़ेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं, अभी ये हमने एक नॉर्मल बात की, अब हम जो बात करने वाले हैं
वो हमारे ग्राफिकल मेथड्स पे बात करने वाले हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझें। कुछ स्टूडेंट, जैसे ग्राफिकल मेथड की बात होती है, ग्राफ की बात होती है, कुछ स्टूडेंट अपने आप को पहले ही नर्वस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप पर विश्वास रखें, ठीक है। बहुत सिंपल ग्राफ बनते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है उसमें। जब आप ग्राफिकल मेथड्स पे जाते हैं तो आपके लिए दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये होता है कि आप fx का ग्राफ बना दें, एक रास्ता होता है कि आप f'(x) का ग्राफ बना दें। fx का ग्राफ बना सकते हैं आप, और आप f'(x) का ग्राफ बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ सिंपल पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इन दोनों तरीके से करके देखेंगे। बस आपको ये देखना है, अगर हम fx का ग्राफ बनाएंगे तो हम कैसे आंसर निकालेंगे, f'(x) का ग्राफ बनाएंगे तो हमारी अप्रोच किस तरह से रहने वाली है। तो सबसे पहले हम fx का ग्राफ बना के उसको देखेंगे, ठीक है। अब fx है मेरा sin 3x, मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो ये ग्राफ मैं बना सकता हूँ, अगर मुझे sin x का ग्राफ पता है तो मैं sin 3x बड़े आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए, दिस इज sin x फॉर मी। अब मुझे पता है कि ये वैल्यू 0 होती है, इधर पे ये π/2 होता है, यहाँ पर ये पाई है, ऑफकोर्स यार ये 3π/2 है, और यहाँ पर ये 2 पाई है, राइट। तो अभी ये जो ग्राफ है ये sin x को शो कर रहा है, ठीक। ये ग्राफ अभी sin x को शो कर रहा है। अब मैं इसी ग्राफ को sin 3x में बदल सकता हूँ। मुझे उसके लिए बंद करो, पंखा बंद कर दो, तुम छत पे बैठो, तो उधर उस कमरे में पंखा चला दो। तो ये अभी जो ग्राफ है ये sin x का ग्राफ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी ग्राफ को sin 3x में बदल सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने रखे हुए हैं आप इन सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अगर मुझे sin 2x का ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं sin x का ग्राफ बनाऊँगा, ये सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं x की सभी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो वो sin 2x का ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली अभी मैं sin x का बना चुका हूँ, अब मैं हर एक वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा ग्राफ sin 3x का आ जाएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से तो ये π/6 हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, एंड इट विल बी 2π/3। आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो हमें इंटरवल दे रखा है वो 0 to π/2 दे रखा है ना। ये इंटरवल आप देख सकते हैं, ये हमें दे रखा है, तो हमें इसको स्टडी करना है ओनली फ्रॉम 0 to π/2। तो अब ये जो ग्राफ जो है वो sin 3x का हो गया, और मुझे जब π/2 तक ही रहना है तो मैं इसके आगे जाऊंगा ही क्यों, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, राइट। तो ये मेरा sin 3x का ग्राफ आ गया है, ठीक है। अब ये ग्राफ fx का है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली रेज और फॉल देखने हैं, कहाँ पर ग्राफ रेज कर रहा है, कहाँ पर वो फॉल कर रहा है, मुझे ये देखना है। अगर ग्राफ fx का है तो आप देख सकते हैं 0 से π/6 तक जब आप जाते हैं तो ऑफकोर्स इट इज़ गेनिंग हाइट, ये रेज कर रहा है, ठीक है। तो 0 to π/6 एक इंटरवल मैंने ये रख लिया। अभी इसको फाइनल आंसर नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जब इसमें गेन कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं π/6 से लेके π/2 तक यहाँ से ये फॉल ही करता गया, π/6 से π/2 तक ये फॉल कर रहा है, तो ये कैसा डिक्रीजिंग हो गया। देखिए, आप सबसे पहले आंसर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिखें, उसके बाद
आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, भले ही आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल पूछा गया हो, लेकिन आप पहले इंटरवल इंक्रीजिंग का बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको ये देखना है, तो ये तो हमारा आंसर हो गया कि अगर x बिलोंग्स टू ये है तो ये इंक्रीजिंग है, और अगर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल है तो ये डिक्रीजिंग है। अब यही अगर क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा हो तो मैं कैसे इसको स्ट्रिक्टली में कन्वर्ट करूँगा इस अपने आंसर को। देखिए, अगर ये fx का ग्राफ है तो मैं ऐसे पॉइंट ढूंढूंगा, उनके ऐसे पॉइंट मैं पता करूंगा जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। ध्यान रखना, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। fx का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और ऐसे पॉइंट पर ड्रॉ करनी है जहां वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए। तो यू कैन सी दैट एट दिस पॉइंट इफ वी ड्रॉ टेंजेंट इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब होता है उसकी स्लोप मतलब f डैश x वो 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, पाई बाय। सिमिलरली ये वाला पॉइंट यू कैन सी दैट ये भी ऐसा ही पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक ग्राफ अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो टेंजेंट कुछ इस तरह से ही आने वाली है, राइट। और वैसे भी ये एंड पॉइंट है, तो जब आप स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ करते हैं तो एंड पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब साफ साफ है कि अगर मैं स्ट्रिक्टली में आंसर देना चाहता हूँ, अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहना चाहता हूँ तो मुझे इंटरवल क्या लेना होगा, मुझे इस पाई बाय 6 को निकालना होगा अपने आंसर में से, तो इस पर ओपन इंटरवल आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड यूज करूँगा तो ये जो इंटरवल लिखा है ज़्यादा चेंज नहीं होता है ना। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आपको f डैश x इक्वल्स टू 0 को ढूंढने के लिए बोलेंगे। तो देखिए, इसमें कौन सा पॉइंट हटेगा, पाई बाय 2 हटेगा, ऑफकोर्स पाई बाय 6 भी हटेगा। पाई बाय 6 तो भी हटना है और पाई बाय 2 भी हटना है। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने fx का ग्राफ बनाया। तो जब आप fx का ग्राफ बनाते हैं आपको रेज और फॉल देखना है, और आपको ऐसे पॉइंट देखने हैं जहां टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे मेथड की, और ये मेथड मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर हो सके तो आप इसी मेथड को फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपली आंसर देता है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर देता है। अब ये कौन सा मेथड है, सबसे पहले हम f डैश x करेंगे तो 3 cos 3x आ जाएगा। मैंने आपको दो मेथड बताया, एक fx का ग्राफ और एक f डैश x का ग्राफ। अब मैं f डैश x का ग्राफ बनाऊंगा तो देखिए क्या होगा। मुझे एक्चुअली में cos 3x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं cos x का ग्राफ ही बना लूँ, पॉइंट रख दूँ, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये मेरा पाई है, और ऑफ कोर्स इट इज़ 3 पाई बाय 2 एंड इट इज़ ऑल्सो 2 पाई, राइट। ये मेरा अभी cos x है। अब अगर मैं, ये तो हो गया cos x, अब अगर मैं 3 से इसके हर एक पॉइंट को डिवाइड कर दूं, x की जो वैल्यू है, तो ये पाई बाय 6 हो जाएगा, ये पाई बाय 3 हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। और मुझे स्टडी करना है 0 to पाई बाय 2 तक, तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, हटा दिया मैंने इसको, ठीक है। अब देखिए, ये मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ, इसका बहुत बढ़िया रीज़न है कि जब आप f डैश x का ग्राफ बना लेते हैं, इफ़ यू आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f डैश x, एबल टू ड्रॉ का मतलब ये होता है कि कभी कभी f डैश x कुछ ऐसा आ जाएगा कि उसका ग्राफ बन ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन इन केस अगर वो पॉसिबल है तो आप इसका ग्राफ बना लें। सिंपली अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि किस इंटरवल में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है और किस इंटरवल में वो x एक्सिस के नीचे है। मतलब आपको सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ पर वो पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है।
तो आप देख सकते हैं 0 to π/6 ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, π/6 से π/2 तक ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अगर अब ये ग्राफ किसका हो गया, cos 3x का। तो अगर cos 3x पॉजिटिव है मतलब हमारा f'(x) पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है मतलब हमारा ये नेगेटिव है। सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे इंटरवल लिखने जा रहा हूँ, x बिलोंग्स टू 0 to π/6। ये कैसा हो जाएगा, अभी मैं क्या बोलूँगा इसको, इंक्रीजिंग। देखिए ये पॉजिटिव, हमें f'(x) पॉजिटिव दे रहा है। अब हमें ग्राफ नहीं देखना है, अगर ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो गया। आप ये मत सोचिए कि ये फॉल कर रहा है, ठीक है। फॉल कौन कर रहा है, वो f'(x) कर रहा है। हमें आंसर इसके लिए देना है, ना कि इसके लिए, ठीक। तो ये इंक्रीजिंग हो गया। और x बिलोंग्स टू π/6 to π/2, π/6 to π/2। आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव है, कौन, cos 3x नेगेटिव है। तो f'(x) कैसा है, नेगेटिव। अब आप आंसर रखिए, आप इस ग्राफ को देख के आंसर मत रखिए, आप इससे सिर्फ प्लस माइनस ले लीजिए, वो प्लस माइनस आप इसमें रख दीजिए, इससे आप आंसर रखिए। तो अगर ये नेगेटिव है f'(x) तो हम जानते हैं कि ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है डिक्रीजिंग। तो दीज आर द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नाउ वी आर मूविंग टू स्ट्रिक्टली वर्ड। अब अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइंड करना चाहता हूँ तो सिंपल सी बात है, मुझे सिर्फ वो पॉइंट, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा। मुझे वो पॉइंट चाहिए जिनके लिए f'(x) 0 है, और f'(x) का अगर आपके पास ग्राफ है तो वो पॉइंट ईजिली आपको मिल जाएंगे। देखिए f'(x) यहाँ 0 है, आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे इसमें, ध्यान रखिए। f(x) में हमने टेंजेंट ड्रॉ करके पैरेलल टू x एक्सिस वाली बात बोली थी, वो f(x) के लिए है। f'(x) के लिए सिंपल आपको ये देखना है कि कहाँ ये x एक्सिस को कट कर रहा है। तो आप देखिए, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये पॉइंट हटा देंगे आप और ये वाला पॉइंट हटा देंगे जब आप स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सुइटेबल थिंग्स फॉर अस। मैं क्यों इस मेथड को पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ये सिंपली, मुझे कोई टेंजेंट वेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस वाली बात नहीं करनी होती है। सिंपली मैं ये देखता हूँ x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, बस वो पॉइंट मैं निकाल दूंगा, और जब मैं वो पॉइंट निकाल दूंगा तो मेरा क्वेश्चन स्ट्रिक्टली में चला जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ से देखिए π/6 निकाल दूंगा। जब मैं π/6 इसमें से निकालूंगा, π/6 पर ओपन कर दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और x बिलोंग्स टू π/6 to π/2 इसमें मैं π/6 और π/2 दोनों ही निकाल दूंगा, मतलब दोनों पे ओपन इंटरवल कर दूंगा। तो ये मेरा ग्राफ, मतलब क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। दिस इज थर्ड मेथड। आई होप ये तीनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। ग्राफिकल मेथड में आप f(x) का ग्राफ बना सकते हैं, आप f'(x) का ग्राफ बना सकते हैं। इतना ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप f(x) का ग्राफ बना रहे हैं तो आपको क्या देखना है, क्या विजुलाइजेशन होना चाहिए, किस चीज़ को देखेंगे। और अगर आप f'(x) का ग्राफ बना रहे हैं तो आपको क्या देखना है। मिक्सअप मत कर देना, ग्राफ बना लिया है f'(x) का और अप्रोच रख ली f(x) वाली। तो जब वो अप्रोच रखोगे तो वो अप्रोच कहती है कि आप रेज और फॉल देखिए। तो आपने देखा कि ये तो फॉल कर रहा है, तो 0 to π/6 आपने क्या दिया, ये डिक्रीजिंग हो गया। ऐसे नहीं, क्यों, क्योंकि ये f'(x) का ग्राफ है। तो जब f'(x) का ग्राफ बने तो सिर्फ ये देखो कि कहाँ वो पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है, राइट। तो स्टूडेंट, दीज 3 मेथड्स मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए आपके। आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन कुछ इस तरह से है, ये भी आपका एक एग्जाम्पल ही है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें जो इंटरवल दे रखा है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2π। इसमें हम तीनों अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। मैं इसको तीनों मेथड से बताऊंगा, आप किसी भी मेथड से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है आपको तीनों आने चाहिए।
तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सिंपल मेथड की, जो अक्सर फॉलो किया जाता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं पहले, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। अब मैं सिंपली इस इंटरवल में बिना कोई ग्राफ बनाए ये देखूंगा कि इस इंटरवल के किस पोर्शन में ये मुझे पॉजिटिव मिल रहा है और किस पोर्शन में ये मुझे नेगेटिव मिल रहा है, और मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, राइट। तो देखिए, मैं ग्राफ इस फंक्शन का नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं एक अप्रोच ज़रूर रखूँगा। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है कि साइन बड़ा है या कॉस बड़ा है ना। क्योंकि a माइनस वी अगर रखा हुआ है, तो अगर a बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, b अगर बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो एटलीस्ट मुझे ये तो देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉस माइनस साइन का ग्राफ नहीं बनाने वाला हूँ, मैं सिंपली साइन का ग्राफ बना दूंगा, कॉस का ग्राफ बना दूंगा, फिर मैं उन दोनों को कंपेयर करूँगा। तो 0 to 2 पाई के लिए साइन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये है 0, ये है मेरा π/2, ठीक, ये है पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2 पाई। अब cos x देखिए, π/2 के लिए ये 0 होगा, 0 के लिए 1 होगा, ऑफकोर्स पाई के लिए -1 होगा, तो बिल्कुल -1 हाइट इतनी ही है, इसी के सीध में आएगा ये पॉइंट। और 3π/2 के लिए वंस अगेन इट विल गिव अस 0, 2 पाई के लिए इट विल गिव अस 1। तो कुछ इस तरह से कॉस का ग्राफ आप बनाएंगे। देखिए, जब दोनों ग्राफ एक साथ बना रहे हैं तो थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना। सिर्फ कॉस का बना रहे होते तो चाहे जैसे बना दो, बट साइन कॉस एक साथ बन रहे हैं तो जितना साइन नीचे जाएगा उतना ही नीचे कॉस जाता है, जितना साइन ऊपर जाता है उतना ही ऊपर कॉस जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट दोनों के इक्वल हाइट पर होते हैं। अब देखिए आप, हमें ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट कितना होगा, कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कॉमन वैल्यू कहाँ देते हैं, सेम वैल्यू कहाँ देते हैं। ऑफकोर्स π/4 पर देते हैं। अगर हम x = π/4 लेते हैं तो साइन भी 1/√2 देता है और कॉस भी 1/√2 देता है। और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अगर ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आप दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्लियर कर लीजिए पहले ही। ये पॉइंट कितना होगा बता सकते हैं। देखिए, सेम वैल्यू तो 1/√2 ही होगी, बट नेगेटिव है तो वो 2 to 5 डिग्री एंगल पे होगी, पाई प्लस π/4 पे। यानी कि ये जो पॉइंट आएगा पाई प्लस π/4, 5π/4, 225 डिग्री अगर आप निकालें, साइन 225, 180 + 45 माइनस साइन 45 माइनस 1/√2। सिमिलरली कॉस के लिए निकालेंगे, वो भी -1/√2। इसका मतलब ये होगा कि π/4 और 5π/4 ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, राइट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, उन पॉइंट्स की मैंने केवल x कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, मैं x की वैल्यू लिखी है मैंने π/4। अब बात ये हो रही है कि मैंने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यों लिए, पहले सबसे पहले इनको हाईलाइट क्यों किया, उसका एक रीज़न है। π/4 और 5π/4, अगर हम π/4 रखेंगे तो कॉस और साइन दोनों हमें सेम वैल्यू दे देंगे, राइट। और जब ये दोनों सेम वैल्यू दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, है ना, ये 0 हो जाएगा π/4 पर भी, और 5π/4 पर भी ये दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, फिर से ये 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इन पॉइंट्स पर f' हमारा 0 है। तो जब हम स्ट्रिक्टली बात करेंगे तो हमें π/4 और 5π/4 दोनों हटाने पड़ेंगे, उन पर हमें ओपन इंटरवल रखना पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस मेथड, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम 0 to π/4 देखेंगे, 0 to π/4। अभी देखिए हम क्लोज इंटरवल ही लेते हुए चलेंगे, बाद में हम अपने आंसर को मॉडिफाई करेंगे। जब हम 0 to π/4 जा रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि
साइन बड़ी वैल्यू दे रहा है या कॉस बड़ी वैल्यू दे रहा है। देखिए मैं साइन को हमेशा ए दूंगा और कॉस को हमेशा बी दूंगा। अगर पॉजिटिव होंगी तो ए और बी, नेगेटिव होंगी तो मैं माइनस में कर दूंगा, राइट। अब देखिए मुझे यहाँ पर कॉस को मैं क्या रख दूँ, कॉस को मैं रख दे रहा हूँ बी। एफ डैश एक्स मेरा क्या आ रहा है, कॉस के लिए मैंने बी रख दिया, माइनस साइन के लिए मैं क्या रख रहा हूँ ए। अब बात ये हो रही है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके लिए मैं बी रखूँगा और इसके लिए ए रखूँगा। तो अब वी और ए में कौन बड़ा है, बी किसकी वैल्यू है, कॉस की, ए किसकी वैल्यू है, साइन की। देखिए इस इंटरवल की अगर बात कर रहे हैं, इस इंटरवल की, ठीक है, तो इसमें कॉस ज़्यादा ऊपर है, हाइट पे है, और साइन नीचे है, मतलब कॉस बड़ा है। तो अगर कॉस बड़ा है तो कौन बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया। और जब बी बड़ा हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। इक्वल्स टू 0 आप लगा लीजिए क्योंकि π/4 इसमें शामिल है इस इंटरवल में, तो इक्वल्स टू 0। फिर हम बात करने वाले हैं π/4 से π/2 के लिए, π/4 से π/2 के लिए। अब मैं इस इंटरवल की बात करने वाला हूँ। अब देखिए अभी भी दोनों पॉजिटिव हैं, फिर से मैं कॉस को बी दे दूंगा, साइन को ए दे दूंगा, तो एफ डैश एक्स मेरा बन जाएगा बी माइनस ए। अब कौन ऊपर है, आप देखिए साइन ऊपर है ना, ये साइन आ रहा है और कॉस नीचे आ गया, मतलब अब साइन की वैल्यू बड़ी हो गई और कॉस की वैल्यू छोटी हो गई। इसका मतलब ए बड़ा हो गया और बी छोटा हो गया। तो अगर ए बड़ा हो गया तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मेरा एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इक्वल्स टू 0 भी शामिल कर लीजिए क्योंकि π/4 इसमें इंक्लूड है, अभी 0 भी हो सकता है ये, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये इंटरवल स्टडी कर लिया। अब मैं बात करने वाला हूँ π/2 से लेके पाई तक के लिए। इधर देखिए, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूँ इस इंटरवल के लिए π/2 से पाई। तो देखिए इसमें मुझे साइन पॉजिटिव दे रहा है और कॉस मुझे कैसा दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। तो मैं साइन की वैल्यू रखूँगा पॉजिटिव, यानी कि साइन की जगह मैं ए ही रखूँगा, लेकिन कॉस की जगह मैं अब क्या रखूँगा, बी रखता था तो मैं उसकी जगह अब माइनस बी रखूँगा। तो मुझे देखिए कॉस की जगह मैं रख दे रहा हूँ माइनस बी, बी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी लेकिन वो नेगेटिव, माइनस साइन की जगह मुझे क्या रखना, प्लस ए। आप देख सकते हैं ये माइनस ए प्लस बी आ गया, यानी कि नेगेटिव हो गया। ओवरऑल एफ डैश एक्स हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव। तो π/2 से कहाँ तक, पाई तक, एफ डैश एक्स मेरा कैसा हो गया, नेगेटिव। ध्यान रखिए यहाँ पर मैं इक्वल्स टू 0 नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में π/2 से लेके पाई तक कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो एफ डैश एक्स वहाँ 0 हो गई नहीं, राइट। तो मैंने π/2 से पाई भी स्टडी कर लिया। अब मैं बात करूँगा पाई से लेके 5π/4 तक की, यानी कि इस इंटरवल की, इस इंटरवल की पाई से लेके 5π/4 तक। आप देख सकते हैं इसमें साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, राइट। तो मैं पहले तो दोनों की वैल्यू पुट कर दूं, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, मैं कॉस की जगह वी रखता था बट नेगेटिव रखूँगा तो माइनस वी रखूँगा, साइन की जगह भी मुझे नेगेटिव रखना है तो मैं माइनस ए रखूँगा। ये माइनस तो पहले ही से है फंक्शन में, साइन की वैल्यू मैंने माइनस ए रख दी, तो ये ए माइनस बी आ गया। अब ए और बी यहाँ पे जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, साइन मैंने पहले ही रख दिए हैं। अब हमें ये देखना है कि किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है हाइट, एक्स एक्सिस हाइट या डेप्थ, किसी को भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइन की जो हाइट है वो ये है,
यानी कि ये हमारा है a, और कॉस की जो हाइट है वो है a, ये वाली b। आप देख सकते हैं कौन सी लाइन, कौन सी हाइट ज़्यादा है, बड़ी है, b बड़ा है, तो b बड़ा है तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब पाई से लेके 5π/4 तक एफ डैश एक्स हमारा कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है क्योंकि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 5π/4 एंड यू आर इंक्लूडिंग 5π/4 इन दिस इंटरवल, सो एफ डैश एक्स विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आप देखिए, अब हम जाने वाले हैं 2π तक हमें स्टडी करना है, ठीक है। अब हम 5π/4 से 3π/2 की बात करने वाले, इस इंटरवल की बात करेंगे, राइट। 5π/4 से 3π/2 की बात करनी है हमें, तो कुछ इतना ये आ जाएगा। वंस अगेन बोथ आर नेगेटिव, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो बिल्कुल a- भी फिर से मिल जाएगा आपको। अब आपको ये देखना है हाइट किसकी ज़्यादा है, डेप्थ किसकी ज़्यादा है, न्यूमेरिकली कौन बड़ा है। तो आप देखिए ये तो है आपका कॉस, मतलब ये हो गया b, राइट, और ये है आपका साइन, ये हो गया a। साफ साफ दिख रहा है a b से बड़ा है, यानी कि अब ये पॉजिटिव है। तो 5π/4 से आप जा रहे हैं कहाँ तक, 3π/2 तक, राइट। क्लोज रखिए। एफ डैश एक्स आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ऑफ कोर्स इट कैन बी 0 बिकॉज 5π/4 विच इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट इज इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 इज पॉसिबल। ये हो गया। Now it's time to move on from 3π/2 to 2π। 3π/2 to 2π। आप देख सकते हैं 3π/2 से लेके 2π जब हम जाते हैं तो हमारा जो कॉस है वो तो है पॉजिटिव, तो इस कॉस की जगह मैं सिंपल क्या रखूँगा, b। साइन मेरा नेगेटिव है, देखिए ये साइन है, साइन नेगेटिव है, तो उसकी जगह मैं रखूँगा a रखता हूँ तो मैं -a रखूँगा। अब देखिए a + a और b दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये पॉजिटिव आ गया, मतलब एफ डैश एक्स हमारा अब पॉजिटिव है। 3π/2 से 2π तक जब हम जाते हैं तो हमारा एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसमें है ही नहीं। ये हो गए। अब आप सिंपली इसको फाइनल आंसर अपना दे सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, फिर उसी को हम करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। ये मैं हटा देता हूँ, आई नीड सम स्पेस। अब आप देख सकते हैं एक तो ये इंटरवल, ऑफ कोर्स दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल। तो आप देख सकते हैं 0 to π/4 x belongs to 0 to π/4 union 5π/4 to 3π/2 एंड 3π/2 to 2π। ये लगातार इंटरवल हैं तो हम इनको मर्ज कर सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं 2π, ठीक है। इन दोनों इंटरवल्स को मर्ज कर दिया हमने, एक लगातार बोल दिया। तो फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग है। देखिए मैंने कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं हटाया क्योंकि जब मैं इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ सिंपली तो मुझे उसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। और x बिलोंग्स टू, अगला देखिए x बिलोंग्स टू π/4 to π/2, π/4 to π/2 यूनियन। देखिए π/4 to π/2, π/2 to π कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार इंटरवल है, तो आप इनको मर्ज कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इसको कहाँ तक बोल सकते हैं, पाई तक बोल सकते हैं, राइट। फिर पाई से 5π/4 ये भी आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको 5π/4 तक बोल सकते हैं। इन तीनों इंटरवल्स को आप मर्ज कर सकते हैं एक साथ क्योंकि तीनों में ही
तीनों इंटरवल लगातार हैं, बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है कोई। तो डायरेक्टली ये आ गया, ये एफ एक्स यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीजिंग। ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, लेकिन क्वेश्चन हमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा है ना। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें π/4 5π/4 सारे इंटरवल्स में से रिमूव करने पड़ेंगे। तो 0 to π/4, 0 पे क्लोज रखेंगे, इस पर ओपन रखेंगे पहला इंटरवल। फिर यूनियन 5π/4 भी मुझे ओपन रखना पड़ेगा और 2π पे मैं क्लोज कर सकता हूँ। ये मेरा आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इतना किया है, मैंने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो रिमूव कर दिए x बिलोंग्स टू। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ से लेते हैं। तो π/4 सबसे पहले मुझे यही ओपन करना है, π/4 से लेके 5π/4 तक। ठीक है, मैं इन सभी इंटरवल्स को, ये 3 इंटरवल्स रखे हुए हैं, मर्ज किया था तीनों मैं चेक ज़रूर करूँगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट शामिल तो नहीं है। π/4 से π/2, π/4 मैंने निकाल दिया। π/2 से पाई के बीच में 5π/4 कहीं नहीं मिलेगा मुझे। हाँ ठीक है, π/2 5π/4। तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, बट यहाँ भी ओपन करूँगा। मुझे π/4 और 5π/4 दोनों एक्सक्लूड करना पड़ेंगे, तब मेरा f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली कैसा कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, राइट, जिसमें हमने एक सिंपल कैलकुलेशन की, ये देखा कि कहाँ पे f(x) हमारा पॉजिटिव दे रहा, कहाँ नेगेटिव दे रहा, विदाउट मेकिंग graph of f(x) or f(x). Now I am going to graphical method. As you know, there are 2 possible ways in graphical method. One, you can draw the graph of f(x), another you can draw the graph of f(x). तो फर्स्ट आपको तीनों पे कमांड करनी है। सबसे पहले मैं इसी की बात करता हूँ, f(x) का ग्राफ मैं बनाना चाहता हूँ, राइट। तो मैं एक काम करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँगा इसको। मुझे ये फॉर्म इसकी अच्छी नहीं लग रही है, मैं इसको चेंज करूँगा। मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया sin x। अब मैं इस 1/√2 को रखूँगा cos π/4 cos 45 प्लस ये है मेरा cos x। इस 1/√2 को मैं रखने वाला हूँ sin π/4 which is sin 45. Now it is sin a cos b plus cos a sin b. It is sin a plus b, तो x plus π/4. Now I have to draw the graph of sin x plus π/4. आप इसका ग्राफ बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने ग्राफ बना दिया sin x का, दिस इज ग्राफ ऑफ sin x। अगर मैं sin x प्लस π/4 बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस ग्राफ को π/4 नेगेटिव x की तरफ शिफ्ट कर दूँगा। ध्यान रखिए शिफ्टिंग होगी इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट, पहले मैं सारे पॉइंट रख दूँ। ये मेरा पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट जो यहाँ पे है इस ग्राफ का, ये मुझे π/2 पर मिलता है। फिर ये वाला पॉइंट मुझे पाई पर मिलता है। ये वाला पॉइंट मुझे मिलता है 3π/2 पर। ऑफ कोर्स इट इज़ 2π। तो ये जो पॉइंट है वेयर दिस कर्व इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस, तो ये पॉइंट एक्चुअली अब 0 पे ना रह के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, -π/4 पे। π/4 इस तरफ लाएंगे इसको, तो ये -π/4 पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट अब यहाँ बनेगा, राइट। ये वाला जो पॉइंट है एट द टॉप, ये पॉइंट अब π/2 पे ना रह के π/2 -π/4, यानी कि ये π/4 पे आ जाएगा, जस्ट हेयर। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। अब इस पॉइंट की बात करते हैं। वंस अगेन ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, π/4 शिफ्ट होगा। 1 ये पाई है, π/4 इधर आएगा, तो एक्चुअली पाई माइनस π/4 दैट विल बी
3π/4। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, राइट। सिमिलरली ये वाला पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है विच इज़ एट 3π/2। नाउ इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 3π/2 माइनस π/4, यहाँ पे शिफ्ट होगा ये, तो 3π/2 माइनस π/4 एक्चुअली 2 to 5 आ जाएगा वो, तो उसको हम 5π/4 कह सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, इससे जबर फोर्थ पॉइंट, और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2π माइनस π/4, राइट। 2π माइनस π/4 कितना हो जाएगा? 7π/4, इट विल बी 7π/4, राइट। और फिर आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ आने वाला है। ये वाला जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ आने वाला है। अब मैं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। तो ये पॉइंट्स भी हटा दूँ मैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये ग्राफ हो गया sin x प्लस π/4 का। पॉइंट रखना दैट इज़ नो प्रॉब्लम। आप पहला पॉइंट देखिए क्या है, माइनस π/4, राइट। आप इसको इसमें π/2 प्लस कर दीजिए तो प्लस π/4 आ जाएगा। फिर π/4 है, अब आप 3π/4 कहेंगे, फिर 5π/4 कहेंगे, फिर 7π/4 कहेंगे। इस तरह से ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, राइट। मतलब ये है कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको थोड़ा स्पीड में बनाना चाहूँगा तो मैं अपने माइंड में ही ये सोच लूँगा कि sin x का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। अब मैं उसी ग्राफ को, चलो इसको बना ही देते हैं। अब इसी ग्राफ को मैं शिफ्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से, ऐसे। तो इट इज़ माइनस π/4, ठीक है। इट विल बी, ये हाईएस्ट पॉइंट आएगा मेरा π/4, फिर ये हो जाएगा 3π/4, फिर ये लोएस्ट पॉइंट मेरा आएगा 5π/4, फिर मेरा ये पॉइंट आएगा 7π/4 एंड सो ऑन, ठीक है। माइनस π/4, π/4, फिर 3π/4, 5π/4, 7π/4। चलिए, तो ये ग्राफ बन गया है ना। तो ये इसका जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो -1 और +1 होती है, किसकी? sin x की। मतलब sin x प्लस π/4 कह लो या sin x कह लो, लोअर -1 to +1 जाता है, लेकिन √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -√2 से +√2 तक अब जाएगा। अब ये ग्राफ किसका? fx का। तो fx का जब ग्राफ बनता है तो आपको क्या देखना होता है? राइज और फॉल देखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि -π/4 से, एक्चुअली हमें -π/4 से तो डिस्कस ही नहीं करना है, हमें 0 से डिस्कस करना है, 0 से 2π तक, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो 0 से π/4 तक आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग है, देखिए, है ना। तो 0 to π/4 एक इंटरवल ले लिया। पहले हम इंक्रीजिंग के इंटरवल देख लें। ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से फिर ये इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो ये पॉइंट क्या है? 5π/4। 5π/4 से ये कहाँ तक? अब 2π तक पूरा ये इंक्रीज ही हो रहा है। यूनियन कर दीजिए, तो ये इंक्रीजिंग के इंटरवल आ गए। बहुत ईजी है, राइट। अब देखिए, अब हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं। तो यहाँ से ये कंटिन्यू डिक्रीज हुआ यहाँ तक, तो ये π/4 से 5π/4 तक, π/4 से 5π/4 तक ये डिक्रीज हुआ, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। हालांकि क्वेश्चन में हमें से स्ट्रिक्टली बोला है, तो अब हम इन्हीं को स्ट्रिक्टली में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, स्ट्रिक्टली के लिए आपको मैंने बताया था, आपको सिर्फ ये देखना है कि f' 0 कहाँ है। तो देखिए, एक तो f' यहाँ पे 0 है, एक यहाँ पे 0 है। वंस अगेन ये π/4 और 5π/4। fx में अगर आपने fx का ग्राफ बनाया तो आप वो पॉइंट देखते हैं जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, उनको आपको हटाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ fx का है। तो π/4 और
5π/4 आप इसमें से हटा दीजिए, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा 0 to π/4, π/4 पर ओपन कर दूँगा, यूनियन 5π/4 to 2π, 5π/4 once again I will make open interval. Here it is strictly increasing. अब आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो ये है, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मुझे π/4 को एक्सक्लूड करना है, ऑफकोर्स 5π/4 को भी मुझे एक्सक्लूड करना है, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हो गया। तो ये मेरा दूसरा मेथड था, दूसरी अप्रोच मैंने fx का ग्राफ बनाया। अब मैं थर्ड अप्रोच लेके जाऊंगा, ग्राफिकल मेथड में सेकंड रास्ता, जो दूसरा रास्ता है, तो मैं उसमें f'(x) पहले तो करूं, ये हो जाएगा मेरा cos x माइनस sin x। वंस अगेन आई विल डू सेम वर्क, 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x, राइट। अब आप देख सकते हैं इस 1/√2 को मैं sin π/4 रख दूंगा, cos x, ध्यान रखिए मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जस्ट एज बिफोर आई हैव डन। तो माइनस इस 1/√2 को मैं cos π/4 रखने वाला हूँ, sin x, √2 sin a cos b माइनस cos a sin b, इट इज़ sin a माइनस b, a की जगह यहाँ पे π/4 है, इसमें मिस्टेक मत कर देना, π/4 माइनस x और x माइनस π/4 में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। If you are talking about sine, if you are talking about cos, there is no problem, but if you talking about sine, there is problem, right? sin a cos b, तो a की जगह π/4 मिल रहा है। मैं इधर से मैं x को पॉजिटिव ही रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ग्राफ बनाना आसान होता है। तो मैं यहाँ इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लूँगा, सबसे बाहर नहीं, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस π/4। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा sin x माइनस π/4 का, तो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले तो मैं sin x का ही ग्राफ बना दूँ, ये मेरा sin x है, ये 0 होता है, ये पॉइंट मेरा π/2 होता है, ये पॉइंट पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये ऑफकोर्स ये 2π होता है। अब मैं x माइनस π/4 बनाऊँगा, तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा, सिंपल सी बात है, ये पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा, राइट, और ये वाला पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा, थोड़ा π/4 आगे बढ़ जाएंगे सारे पॉइंट, और ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा। मैं इनको सिंपली ज्वाइन कर दूँ डॉटेड लाइन से, दिस इज दिस शिफ्टिंग π/4, x माइनस π/4 है तो राइट साइड शिफ्ट होगा, x प्लस π/4 होता तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता। अब मुझे इनकी वैल्यू पुट करनी बहुत ईजी है, ये 0 है तो ये π/4 हो गया, π/4 के बाद ये वाला पॉइंट ये यहाँ पर लेना है मुझे, राइट, तो ये मेरा 3π/4 हो जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट मुझे लेना है तो ये मेरा 5π/4 हो जाएगा, देखिए 3 फिर 5, अब 7 आएगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 7π/4, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 9π/4। ये वाले पॉइंट मैं हटा दूँ जो मैंने साइन के लिए लिए थे, इनकी मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स मैं ये ग्राफ भी हटा देता हूँ साइन वाला, इसकी भी मुझे कोई अब ज़रूरत नहीं है, मैंने ये भी हटा दिया। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द ग्राफ ऑफ sin x माइनस π/4, एंड ऑफकोर्स यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज़ द ग्राफ ऑफ f'(x). एक्चुअल f'(x) का ग्राफ नहीं है ये सिर्फ इस फंक्शन का ग्राफ बनाया हमने, बट इससे हमारा काम चल जाएगा, राइट। मुझे इसमें मतलब मैं काम तो f'(x) के पे ही कर रहा हूँ ना, तो मुझे सिंपली इस बात में इंटरेस्ट है कि कहाँ पर ये मुझे पॉजिटिव देने वाला है और कहाँ पर ये मुझे नेगेटिव देने वाला है। लेकिन ये सब करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप वो वाले पॉइंट देख लीजिए जहाँ पर ये 0 दे रहा है, और वो पॉइंट f'(x) में बड़े आराम से मिल जाते हैं। आप सिंपली आपको सिर्फ ये देखना है कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है,
एक तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका और एक ये वाला पॉइंट आ गया। ऑफकोर्स एक ये वाला पॉइंट है, बट ये आप देख सकते हैं 9π/8 ये 2π से कुछ ज़्यादा ही है, तो 2π तो यहाँ है, तो हमें सिर्फ 2π तक ही रहना है, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 2π है, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट π/4 और 5π/4 ये मैं शामिल नहीं करूँगा इफ़ I am giving answer for strictly increasing or strictly decreasing. These points are always excluded from any interval, right? अब देखिए, मुझे सिंपली प्लस माइनस देखना है, तो π/4 से 5π/4 तक ये ग्राफ यानी कि ये वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो f' कैसा हो जाएगा, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, f' तो मेरा नेगेटिव बन जाएगा ना। तो मतलब ये हुआ कि π/4 से 5π/4 तक यहाँ पर f' मेरा नेगेटिव है, और ये मैं ऑफकोर्स शामिल नहीं करूँगा दोनों पॉइंट्स, और नेगेटिव है तो मेरा ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई होप दिस मेथड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब आप देख सकते हैं 5π/4 से 2π तक जब आप जाते हैं तो ये मुझे देता है नेगेटिव, और ये नेगेटिव देगा तो ये माइनस मिलके f' मेरा बन जाएगा पॉजिटिव, राइट। तो f' जब पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 5π/4 से 2π तक, 5π/4 से 2π तक। ऑफकोर्स 5π/4 पर आप ऐसे रखेंगे तो इसको आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। Now it is very clear to you. So student, I have taken 2 examples from your NCERT book, 2 very interesting examples, और मैंने उन सभी में तीनों मेथड आपके सामने रखे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। 3 मेथड मैंने रखे हैं। क्वेश्चन आपको एक ही मेथड से सॉल्व करना है, बट मेरा सजेशन ये है कि आप तीनों मेथड से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा, आपकी एक अप्रोच बन जाएगी, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है आपको ये आ जाएगा, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी कुछ और बात करेंगे, वो आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए गुड लक, हैव अ नाइस।